पूरा फुल पेज ले लो, कंप्लीट पेज ले लो एक। ठीक, उस पेज में बड़ा सा बनाना, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल क्वेश्चन पुटअप होता है, तो आपको ईच फिगर के नाम पता होना चाहिए, उसके साथ बुद्धिस्ट फिलोसफी जुड़ा हुआ है। तो जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे, वो फिलोसफी रिलेट करती है उसके साथ, तो इसको अच्छे से बना लेना है स्तूपा का। मैं तो अच्छे से ही बनाती हूँ, बस तुम लोग नहीं बना पाते हो मुझ जैसा अच्छा ड्राइंग, है ना। हंस हंस दिया बस। हाँ भाई, कौन कौन नहीं आया? कृष्णकांत आ गया, रमन आ गया, तेजेश्वर, नीलम, लिविश। कौन नहीं है यहाँ? दो तीन बच्चे नहीं है आज। चलो कृष्णकांत शुरू करो, स्तूपा बनाओ। पेपर में बनाना पड़ेगा। ये अशोक स्तंभ बनाना इसमें मुश्किल हो जाएगा। इसकी रियल इमेज दिखाऊंगी, लेकिन पहले आपको पेपर के लिए बनाना पड़ेगा। ये बातें नहीं करनी चटर्जी। बनाओ, चलो, मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं देने वाली, कि इसको समझाने के लिए भी चाहिए टाइम।
पेन लेके आए हो ना, अलग अलग कलर का? बुद्धिस्ट दरवाजे देखे हैं तुम लोगों ने? जैसे बुद्धिस्ट टेम्पल वगैरह में देखे हैं, नहीं देखे? हाँ, बस फिर कोरिलेट कर लोगे। पेज बढ़ा लिया है ना? छोटा पेज तो नहीं लिया है? हाँ, नीचे से बना रहे हो ना? ये दीवार शुरू हुआ है, ऊपर जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था पेज बढ़ा लेना। तुम्हारा तो पहुंच जाएगा, तुम्हारा पहुंच जाएगा। ये क्या है? कार्विंग है, शेडो पड़ती है तो ब्लैक ब्लैक होता है। अगर पत्थर की कार्विंग में है, एक उभड़ा हुआ पोर्शन है ऐसे, एक पोर्शन समथिंग लाइक ऐसे है, दूसरा पोर्शन अगर नीचे के साइड है वो ब्लैक पड़ता है, नहीं पड़ता उस पर? ठीक है, मतलब स्टोन कार्विंग है ये। और इसको ऐसे ही ड्राइंग में ऐसे ही समझाया जाता है। इसीलिए पेपर में, पेपर 1, पेपर 3, इनमें जब जाओगे अलग अलग कलर के पेन अपने पास रखना ही रखना है। मैं थोड़ा नीचे उतारूंगी, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। यष्टि में कैसा, कितना घर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होता है ना, ये इसमें 6 दे रखा है। 2, 3, 6, 7, 7 ही दे रखा। एक घर, 2 घर,
3 घर, 4 घर, 5 घर, 6 घर, 7 घर। ठीक है, 7 ही है ना? हाँ 7 ही है। ना बस एक छोटा सा डंडा लगाना है ऊपर। हो गया। अब आता है छत्र। छत्र में 3 डंडे होते हैं। 1, 2, 3। ये बन गया। यहाँ बनाना बाकी है एक। वेस्ट वेस्ट तोरण तोरण छत्र छत्रा। छत्र के बाद यशी। उसके बाद आएगा यष्टि। गलत हो गया। यष्टि हो गया। हर्मिका। क्या हो गया? डूम। ठीक है। और इसको बोलते हैं एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी पैसेज वे। स्टोरन हो गया। स्टेयर वे। डबल स्टेयर वे हो गया। उसके बाद ये हो गया साउथ तोरण। ये हो गया स्टोन फेंस। स्टोन फेंस। मोनोलिथिक फेंस। ये हो गया मोनोलिथिक फेंस। मोनोलिथिक फेंस। और ये हो गया स्टोन फेंस। स्टोन बन गया तुम्हारा स्तूपा। ये जो मैंने बनाया है सांची स्तूपा है।
बाकी के स्तूपा थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट बिल्कुल ऐसा ही है। पोडियम की वजह से कोने से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? पहले इतना तक कंप्लीट कर लो, फिर बताती हूँ। अब दिख रहा है? पिटाई करूंगी, उंगलियां काट के पहन के अंगुली माल बन के घूमूंगी अगर तेरी ड्राइंग कंप्लीट नहीं हुई। कृष्णकांत बना रहे हो? यस मैम, बना रहा हूँ। और नीलम, रमन, तेजेश्वर। यस मैम। यस मैम। लिविश गायब हो गई आज, ड्राइंग बनाने दिया तो चली गई। कल पूछूंगी उससे। ए, तेरा सखा कहाँ है? मतलब दोस्त कहाँ है? कैसी दोस्ती है, पता ही नहीं है वो कहाँ घूम रहा। दियो मत नोट्स। नोट्स नहीं शेयर करना, जिसने छुट्टी मारी उसको नोट्स देना ही नहीं होता। तुम आए थे ना, तुमने अपनी नींद खराब की है ना, क्यों दो अपना नोट्स? यहाँ लोग समोसे खा के आके समोसे नहीं बांटते, तुम नोट्स की बात कर रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिला था तुझे चैटर्जी? समोसा मिला था? कोल्ड ड्रिंक मिली थी जिस दिन डीएवी में पार्टी थी? नहीं मिली ना? हाँ, इसकी इसकी दुकान भी बगल में ही है, जाके वहीं ढाबा मार बोल सकता है। वहीं जगह बैठ जा, बोल आज खिलाएगा नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। बैठ जाओ सारे जाके, ऐसे ही मजबूरन खिलाना पड़ेगा उसको। बन गया सबका? शुरू करें?
ये देखो, इसको साउथ तोरन लिखना है। अब मैं बताती हूँ, तुम लिख लो पहले। इसमें सिर्फ नॉर्थ तोरन नहीं दिखाई दे रहा है ना, नॉर्थ तोरन भी लिख देती हूँ। ये है नॉर्थ तोरन। ये जो आपको फेंसिंग दिखाई दे रही है ना, ये उस बिल्डिंग के चारों तरफ है। उसका एंट्री गेट साउथ की तरफ से है। और बाकी यहाँ पर जैसे नॉर्थ तोरन है, नॉर्थ के साइड एक बहुत बड़ा पिलर इस टाइप का है। ठीक है, ईस्ट तोरन है तो ईस्ट के साइड एक बहुत बड़ा पिलर है, और वेस्ट तोरन मतलब वेस्ट के साइड। और एंटीग्रेट जो गेट है वो साउथ तोरन से है। ठीक है, एंट्री साउदर्न डायरेक्शन से होती है। आ गया समझ में? नहीं आया? ये जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो आपको फेंसिंग दिख रहा है इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ है। लेकिन बनाना ऐसे ही पड़ता है हमें ना, मतलब 2D में बनाना पड़ता है ना। तो ये चारों तरफ है इस तरीके से। सभी साइड के बीचों बीच में एक बड़ा ऐसा खंबा सा है। ठीक है, वो ब्लॉक है। वो खंबा ब्लॉक है, मतलब दरवाजा टाइप का बना हुआ है, लेकिन वो कभी खुल नहीं सकता है क्योंकि पत्थर की दीवारें बन रखी है। इधर साइड और ऊपर पीछे की साइड मतलब। ठीक है, तो एंट्री कहां से होगी? यहां से। ये भी देखो साउथ तोरन है। तोरन का मतलब होता है आपके बड़े से खंबे में ऊपर स्टोन प्लेट डाले रखना, उसको तोरन कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? जैसे मान लो ये दो डंडे हैं, इस डंडे के ऊपर हमने कोई प्लेट सा डाल दिया, तो ये एंट्री साइड, दिस इज कॉल्ड तोरन। ठीक है, तो साउथ तोरन से एंट्री होती है। बाकी तोरनों में देखो मोनोलिथिक प्लेट लगा हुआ है, मतलब बड़े बड़े पत्थर से। मोनोलिथिक मतलब एक एक पीस का पत्थर, बड़े बड़े पत्थर से उसको ब्लॉक है। बनाते हुए ही ऐसे ही बनाया गया है। इमेज नीचे करूं? बेहतरीन बनाया है सर ने। इस वाले पेन से बनाना कितना मुश्किल है। इसका देख निब भी नहीं है, उंगली से और खराब बनती है। यहाँ से भी नहीं है, इधर से बनाना पड़ता है। देखा क्या बेहतरीन कारीगर हूँ, तू बढ़िया बना रहा है लड़का। लेकिन आज पूरा टाइम तू यही बनाता ही रहेगा इस स्पीड में। सबसे बढ़िया सच में ही इसने बनाया, यही बना रहा है सबसे बढ़िया। इसने भी अच्छा बनाया। मैंने ऐसे ही अंडर एस्टिमेट किया है तुझे, है? ऐसा लग रहा है तेरे बिल्डिंग का ये नीचे का बेस नहीं है। ये पता है कैसा लग रहा है? आधा बिल्डिंग का टॉप का जो होता है ना, ऐसा ही लग रहा है। ये बेस है, दिस इज बेस। ये जमीन में लगी हुई है, समझा? शुरू करते हैं, बहुत बना लिया। ऐसे तो हम एक दिन में एक ही इमेज बना पाएंगे। चलो, सबसे पहले हम लोग इसी से बाहर चलते हैं। क्या बनाया पता है तुम लोगों ने? ये बनाया है, दिख रहा है? वही बनाया है। अब देखो, ये अंदर मोनोलिथिक स्टोन का पीसेस, ये दिख रहा है, एक एक पीस स्टोन का पीस लगा हुआ है। दिस इज मोनो, ये जो है ये मोनोलिथिक स्टोन है। ठीक, उसके बाद ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, यहां पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इधर भी देखो, इधर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है और पीछे एक स्ट्रक्चर है। ये जो है ये आपके क्या है? तोरण है। ठीक, और ये क्या है? आपका स्टोन का बाउंड्री वॉल है। जो नीचे का आपने ढांचा बनाया है, नीचे वाला ढांचा ये है। एक मिनट, मैं इसमें पेन ले लूं। पेन कहाँ गया? मैं भूल गई। दिख ही नहीं रहा है मुझे। हाँ, ये रहा।
अब जो ये वाला है, ये जो स्ट्रक्चर है दिख रहा है, पत्थर का ही है, लेकिन ध्यान रखना ईंटों का प्रयोग नहीं है इसमें। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है नीचे जमीन से है, इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो जमीन से ये बीच बीच में से दिख रहा है, देखो जमीन से गाड़े हुए। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है आपका, ये पेज उड़ गया क्या? हाँ, मैंने इतनी मेहनत की, अब जिसका आधा रह गया, ए दे जरा अपना फोटो दे। फोटो खोल, फोटो दे मुझे। ये तो बहुत बुरा हो गया मेरे साथ। ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है इसमें फोन में? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? तुम लोगों को तो दिखाई देगा, ऑनलाइन वाले बोलो जरा। दिख रहा है मैम, थोड़ा ठीक थोड़ा। है, यहाँ पर देखो आपका ये जो मैंने रेड लाइन करा है ना, ये नीचे वाला जो रेड लाइन वाला स्ट्रक्चर है, नीचे डबल स्टेयर के बगल वाला स्ट्रक्चर है जो जमीन से गाड़ा हुआ है। ठीक, इसके बाद आपको ये जो फेंसिंग दिख रही है, ये फेंसिंग टाइप की दिख रही है, ये वाली। ये फेंसिंग कौन सी है? जो आपने ब्लैक कलर में बनाया है। आपने अपने फोन में ब्लैक कलर में, ये देखो ये वाली फेंसिंग आपको दिख रही है जो आपने, अबे आपने उसमें भी देख सकता है, नहीं तो उसमें तो क्लियर दिख रहा है, ब्लैक कलर में बनाया हुआ है, ये फेंसिंग है। इसके बाद ये पैसेज वे है, इतना ही चाहिए था मुझे। ये जो पैसेज वे है इसका मतलब क्या है? देखो ये जो आपने दोनों साइड से एंट्री ली है ना, इस तरीके से एक एंट्री बनाई है, इस तरीके से एंट्री बनाई है। वो एंट्री आपको यहां नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसको अंदर से जाने पे अंदर से सीढ़ियां है यहाँ ऊपर आने के लिए। ठीक है, वो आपको इस फिगर में दिखाई नहीं दे सकता है क्योंकि अंदर से वो सीढ़ियां है। जब सीढ़ियां आ जाओगे तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये स्लैब है, मतलब इसके ऊपर तुम ऐसे, ये मौसमी चटर्जी है और ये यहां से घूम रहा है सत्यनारायण के साथ, तो ये पैसेज वे है। आ रहा है समझ में? यहां से तुम घूम सकते हो, ये फेंसिंग फेंसिंग है इसके ऊपर कि गिर ना जाओ, क्योंकि ये बहुत ऊंचा ढांचा है, गिरने ना गिरने के लिए ये फेंसिंग दिया गया है। इसके ऊपर सीढ़ियां है अंदर, इसके ऊपर जाओगे ये वाला पोर्शन पे आ जाओ। ठीक है, इसके ऊपर भी तुम पहुंच सकते हो और इसको बोलते हैं हार्मिका। ठीक है, और हार्मिका के ऊपर आपको जो ये आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? छत्र। ठीक है, यष्टि क्या है? वो मतलब पाइप सा या वो पत्थर का पीस जिसमें हार्मिका से यष्टि जुड़ा हुआ है। इस यष्टि के ऊपर हर साल क्या लगाया जाता है? फ्लैग लगा दिया जाता है, बुद्धिस्ट फ्लैग। आ गया समझ में? और इसका मतलब क्या होता है? स्टूपा वहां होता है जहां डेड बॉडी का पार्ट होता है। ठीक, मतलब इस फिगर के अंदर गौतम बुद्ध के डेड बॉडी या ऐश, जिसे हम क्या कहते हैं? हड्डी, अस्थि विसर्जन, हम तो पानी में विसर्जित कर देते हैं। तो बुद्धिस्ट लोग अस्थियों को या फिर जो ऐश होता है, ऐश को क्या करते हैं? जगह जगह दफना देते हैं। दफना देने पे ये डोम्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसी को क्या कहा जाता है? आपके स्तूप कहा जाता है। ठीक है, अब स्तूप में सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप जो है, ये वैदिक ट्रेडिशन में भी था, मतलब इससे पहले हमारे ट्रेडिशन में भी हुआ करता था। अब जनता पॉपुलेशन बढ़ गई, बड़े बड़े राजाओं के जो डेड बॉडी होती थी या बड़े संतों के डेड बॉडी होती थी, उनको जलाया जाता था। जलाने के बाद उनकी ऐश कहीं पे रख के उसके याद में मतलब एक स्तूपासा बना देते थे। ठीक है, ये वैदिक कल्चर है। अब क्या है कि जब अशोका की डेथ हुई, डेथ के बाद नाइन स्तूपा बनाया गया, 9 स्तूपा बनाया गया, और उसमें 8 स्तूपा में क्या किया गया है? अशोक के बॉडी की हड्डियों को डायरेक्ट मतलब स्तूप के अंदर डायरेक्ट डाला गया है और उसको स्तूप को बना दिया गया है। और एक स्तूप मेजर स्तूपा है, 9th वाला, वो क्या है? उसमें जब हड्डियां हम अस्थि विसर्जन करते हैं, किसी ने अस्थियों को देखा है? लड़कियां तो नहीं देख पाएगी, लड़कों ने देखा है? तो कंकाल
खोपड़ियां वो जलती नहीं है, वो पार्ट नहीं जलता है। तो वो जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है जो जला नहीं डेड बॉडी के साथ, उसको एक कलश में भर के उसको दफनाया गया था 9th स्तूपा में। ठीक है, और वही स्तूपा कौन सा है? सांची का स्तूपा। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक ही। ठीक है, मतलब जो डेड बॉडी का जला हुआ पार्ट है, ऐश बन गया, उसको 8 स्तूपा में दफनाया गया। और जो नहीं जला हुआ पार्ट है, हड्डियों का पार्ट, आपके स्कल कभी नहीं जलता, आपके दांत नहीं जलते। ठीक है, दांत भी आप कलेक्ट कर सकते हो उस ऐश से, किसी का अगर मन किया तो, कि मैं दादाजी का दांत रख लूं। ठीक है, तो आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो रिमेनिंग रह गया वही क्या है? आपका स्तूपा है। अब इस स्तूपा में जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ईंट ईंट दिखाई दे रहा है, ये ईंट नहीं है। ये क्या है पता है? अनबर्न्ड ब्रिक्स है। मतलब जो मिट्टी है, मिट्टी को अगर गाढ़ाया जाए और बर्न किया जाए तो ब्रिक्स में कन्वर्ट होता है। मिट्टी को ब्रिक्स के शेप में पहले बनाया गया, बना के तपते सूरज में रखा गया है। ठीक है, तपते सूरज में, और जो सूरज की रोशनी है उसने इसकी मॉइस्चर खींच दिया, और इट इज समथिंग लाइक पत्थर टाइप बन गया। अब इतना टाइम तो होता नहीं है ना एक इंसान के पास की, मतलब आपने को घर बनाना है तो पहले हाथ से हम ईंटों के शेप बनाएंगे, एंड आफ्टर दैट उसको नेचुरली सूखने देंगे। लेकिन अगर अनबर्न ब्रिक्स है वो बहुत कठोर होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कठोर होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या है, आपके मतलब क्रैक्स वगैरह नहीं होता। जैसे ईंटों के दीवारों में क्रैक्स पाए जाते हैं, अनबर्न ब्रिक्स में आपको क्रैक नहीं पाया जाएगा। उसके जो जमीन है, फर्श है, फर्श को बर्न ब्रिक से बनाया गया था, और इसी वजह से मतलब फर्श के ऊपर आप ये लगा लो कि प्लास्टर करना पड़ा। अब प्लास्टर किससे किया? उस समय तो प्लास्टर था नहीं, मतलब सस्ता नहीं, सबसे अच्छा क्या था? बांगर सीमेंट था नहीं। तो फिर वो कैसे प्लास्टर करेंगे? प्लास्टर करने के लिए उन्होंने रॉ मटेरियल का यूज किया था। कुछ स्पेशल टाइप के फिश जो है, फिश की जो आपकी लिगामेंट होता है, लिगामेंट निकाला गया है, गेहूं के दंथल, ठीक है, और एक स्पेशल टाइप की चावल होती है। उस समय पे इस चावल को, आज मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, बड़ा कहते हैं। बड़ा मतलब वो वाला नहीं, भैंस गाय बड़ा वाला नहीं, इसको बड़ा चावल कहते थे। तो इसको अगर, इसमें बहुत चिपचिपापन होता था, और साथ में अंडे के जो छिलके वाला पार्ट है, अंडे की छिलके, इस तरीके से बहुत सारी मटेरियल जब आप हाई टेम्परेचर पे गलाते हो तो वो ग्लू जैसा बन जाता है, मतलब वो सीमेंट बन जाता है। उसका प्लास्टर लगाया गया है। जो पुराने आपको मंदिर या पुराने उसमें भी प्लास्टर का प्रयोग दिखेगा, तो ये सारी चीजें भूसा वगैरह मिला के वो प्लास्टर बनाया जाता था, और वो आज के सीमेंट से ज्यादा अच्छा होता था। तो ये जो है आपके उस प्लास्टर का एक थिक लेयर उस बर्न ब्रिक्स के ऊपर डालना पड़ा था, बाकियों में लेयर नहीं है, देखो कोई प्लास्टर नहीं है इस पे। ठीक है, उसके बाद मेधी। देखो सॉइलों की क्वालिटी में आप लोगों ने देखा होगा, देखो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर से जब सॉइल आता है, ज्योग्राफी पढ़ा होगा, सबसे पहला सॉइल क्या होता है? खादर, है ना? होता है ना? कि ये भी मुझे बताना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है? तराई। ये ऐसे सॉइल है जो खुरखुरी सॉइल है, इसमें खेती अच्छी होती है। उसके बाद क्या होता है? भाबर, नहीं, सबसे पहले होता है भाबर, फिर तराई, फिर आता है खादर। खादर के बाद जब मतलब बहुत दूर दूर तक पानी का स्रोत सॉइल पे नहीं पड़ता है, तो एक स्पेशल किस्म की सॉइल बनती है जिसको कहते हैं भांगर। क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश इज अ पार्ट, मतलब मध्य प्रदेश की मोस्ट ऑफ द सॉइल इज भांगर। तो भांगर सॉइल बहुत आराम से, इसमें मतलब पोर्स नहीं होता सॉइल के अंदर, इसके अंदर आपके एयरपोर्ट्स ना होने की वजह से सॉइल खुरखुरा नहीं होता, चिपक जाता है, बहुत हार्ड रॉक होता है। मध्य प्रदेश के चंबल की घाटी वगैरह में आपने देखा होगा, मतलब जो जमीन है, जमीन ही पत्थर है, पत्थर के पहाड़, मतलब जमीन के पहाड़े हैं वहां। तो इतनी हार्ड सॉइल होता है, उससे इसको कन्वर्ट किया जाता है, भांगर सॉइल से। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? आपका एक आता है मेधी और एक आता है तोरन। ठीक है, मेधी कौन सा? ये। तोरन कौन सा? ये। इनमें
बीच बीच में वुडन ब्लॉक्स की यूज किया गया है। अब तुम कहोगे हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो समय के साथ वो मतलब इस दिस आर वुडन डेकोरेटेड, ठीक है। तो समय के साथ वुड का पीस खराब हो गया, पत्थर पत्थर रह गया है, क्योंकि बारिश बारिश पड़ के वुड खराब हो गया। अदरवाइज इसके ऊपर शायद वुड की पॉलिशिंग हो सकती है, मतलब वुड की रिमेनिंग मिली है इनमें, तो वुडन से इसको डेकोरेट किया गया था वुडन। और लेकिन इसका पूरा स्कल्पचर को देखोगे आज भी दिखाई देता है जैसे वुड के ऊपर नकाशी होती है, वही सेम चीज है, नकाशी वाला काम ही है। इसको देखो जरा ध्यान से, नकाशी हो रखी है, ये भी देखो वुड से ही बनता है, इस टाइप का बनता है ना। तो इससे क्लियर ये पता चलता है कि इसमें मतलब जो स्कल्पचर है इट इज इंडियन स्कल्पचर, क्योंकि वुडन की नकाशी सबसे पहली बार भारत में ही हुई थी। वुडन जो मतलब क्या कहते हैं, वुडन को ऐसे खोद के वो बनाने को क्या कहते हैं? हाँ, हाँ कार्विंग बोलते हैं। तो वो जो है आपका वुडन कार्विंग का जो मतलब वो स्टाइल है उसको क्या बोलते हैं, नकाशी, है ना। ये इंडिया में जनरेट हुआ है, ये इंडियन स्टाइल है। तो इसमें देखा गया है कि आपको इंडियन स्टाइल का काफी वो मिलेगा। अब जो ये आपका प्रदक्षिण एम्बुलेटरी पैसेज वे है, ये यहाँ से ऐसे गोल गोल घूमेगा, ऐसे गोल 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 घूम के आके यहाँ पहुंच जाएंगे, और फिर यहाँ से घूमेंगे, गोला निकल गया मेरा। हाँ ठीक है, ये जो पैसेज वे है एम्बुलेटरी पैसेज वे, ये किसके लिए है, डिवोटीज के लिए है, टू वर्शिप बुद्धा। इसके चक्कर लगाने से बुद्ध की एनर्जी मिलता है ऐसे माना जाता है, ठीक है। तो वर्शिप, बुद्धा वर्शिप के लिए इसको यूज किया जाता था, ठीक है। अब लिख सकते हैं हम क्या क्या काम है किसका, लिखेंगे। कुछ नहीं लिखा है ना अभी हमने स्तूपा में, क्या क्या लिखा है? पढ़ दो पूरा पैरा, पढ़ के दो मुझे, जोर से पढ़ो। अरे कोई नहीं पढ़ रहा। हाँ हाँ ठीक है। हम्म ठीक है, लिखो अब। आर्किटेक्चर में उस फिगर के नीचे पॉइंट वाइज लिख जाओ। द कोर ऑफ द स्तूपा was made up of, the core of the stupa was made up of, the core of the stupa was made up of unburned bricks, while the surface was made up of burnt bricks, while the surface was made up of burnt bricks. Which were then covered with a thick layer of, which were then covered with a thick layer of plaster. ठीक है, उसके बाद लिखो the relics of Buddha were spread between 8 stupas. The relics of Buddha were relics of Buddha were spread between 8 stupas in Rajgriha, वैशाली। राजगृह बिहार में है, स्टेट खुद लिख सकते हो, मुझे लिखाना पड़ेगा। राजगृह हो गया वैशाली,
उसके बाद कपिला वस्तु, KAPILAVASTU, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी जगह, मतलब ऐसे दे रखा था, फाइंड आउट द ऑड वन, और इसमें 4 जगह जहां से बुद्ध की स्तूपा मिला है और एक जगह था आपका रामेश्वरम। तो ऑड वन में रामेश्वरम था, हिंदुओं का मंदिर, बाकी बुद्ध स्तूपा का था। यहां से यूपीएससी के मतलब सिविल सर्विस के प्री के क्वेश्चन है। ठीक है, राजगृह हो गया, वैशाली हो गया, कपिला वस्तु हो गया, अलकप्पा, ALLAKAPPA, अलकप्पा, रामाग्राम, RAMAGRAMA, रामाग्राम, पावा, PAVA, पावा, कुशीनगर। देखो पावा को ना पिपरा, पिपराहवा भी कहा जाता है। लिख लो, पावा का दूसरा नाम है PIPRAHWA, पिपराह, पिपराहवा। ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर के फॉर्म में करवा रही हूं, तो मैं इसीलिए साथ में बता के जा रही हूँ। उसके बाद कुशीनगर हो गया, और लास्ट है वेठापिड़ा, VETHAPIDA, वेठापिड़ा। अब इनमें से लिखो जरा, पिपराहवा स्तूपा seems to have been one of the first, seems to have been one of the first one of the first to be built, one of the first to be built। और इसी के साथ हम सिविल सर्विस के 2 क्वेश्चन तो कर लिए, तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है, स्तूपा से क्वेश्चंस है। अच्छा, ये पीसीएस का क्वेश्चन है। लिखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर among the 9 stupa, यूपीपीसीएस की प्री का क्वेश्चन है ये। Which of the following were among the 9 stupa built after the death of Buddha? Built after the death of Buddha। पहला दे रखा है राजगृह, दूसरा दे रखा है वैशाली, तीसरा सांची, चौथा कपिला वस्तु, पांचवा अलकप्पा, अलाकप्पा, और छठा है पावा। और आपका करेक्ट कोड दे रखा है, करेक्ट कोड लिखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दूसरा करेक्ट कोड दे रखा है 2 4 6, 2 4 6। तीसरा करेक्ट कोड दे रखा है 1 2 4 5 6, और चौथा दे रखा है नन ऑफ दिस। हाँ, नन ऑफ दिस, इसका ऑप्शन है 1 2 4 5 6। ठीक है, अच्छा 9 स्तूपा के बारे में लिखो। अब 9 स्तूपा का रेलिक अशोक ने निकाल के सांची में डाला था। अशोक का सांची स्तूपा है, बुद्ध के मरने के बाद नहीं बनाया था। द 9 स्तूपा इन विच, द 9 स्तूपा इन विच in which a pot of relic was kept was built in Pillalivana, PILLALIVANA, Pillalivana।
ठीक, अब एक दो क्वेश्चन और है। जैसे आपका दे रखा है, which of the following is the common element of राजगृह, वैशाली एंड पाटलिपुत्र? कॉमन एलिमेंट क्या है इसमें? which are the common element of राजगृह, वैशाली एंड पाटलिपुत्र? गौतम बुद्ध से ही रिलेटेड है तीनों जगह, या अशोक से रिलेटेड है, जो भी है। बताओ जरा। आपका पहला ऑप्शन में दे रखा है PALL, पल कैनॉन एट स्थ्रवरियन वाज कंपाइल्ड देयर। दूसरा दे रखा है अशोका मेजर रॉक एडिक्ट वो फाउंड देयर। तीसरा दे रखा है प्लेस वेयर बुद्धिस्ट काउंसिल वो हेल्ड। और चौथा दे रखा है प्लेस एसोसिएटेड विद कॉम्प्लिकेशन ऑफ बुद्धिस्ट कैनॉन्स ऑफ द महासंघिकास। इन तीनों जगह हमें क्या हुआ है? जगह है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। तीनों में बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह है ना, तो ये इसका कॉमन एलिमेंट है, प्लेस वेयर बुद्धिस्ट काउंसिल वो हेल्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ये सब देखो आपके अशोक के जीवन या फिर इन्हीं के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आगे लिखेंगे द सांची स्तूपा, ब्रैकेट चेंज मतलब पैरा चेंज करके लिखोगे, द सांची स्तूपा was not included in the nine stupa of was not including in the nine stupa of Gautam Buddha. It was originally built in the 3rd century BCE. It was originally built in the 3rd century BCE. It was originally built in the 3rd century BCE by Mauryan Emperor Ashoka. And is believed to be the house assets of Buddha. The house assets of Buddha. The simple structure was damaged. The simple structure was damaged at some point during the 2nd century BC. अब जो हमें दिखाई देता है ना, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पढ़ पढ़ के जहां जहां डैमेज हुआ है ना, उसको फिर से उसी तरीके से, मतलब आज जो मटेरियल अवेलेबल है वहां से डैमेज को कंट्रोल कर रखा है। मतलब पूरा का पूरा ऐसा ही नहीं है, कहीं कहीं डैमेज भी है जो हमको नहीं दिखाई देता है, बट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसको सही कर दिया था। ठीक है, आप लिखेंगे द बिल्डिंग इज 120 फीट वाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन, किसके लिए? मेंस के आंसर राइटिंग के लिए। द बिल्डिंग वाज 120 फीट वाइड एंड 54 फीट हाई। 54 फीट हाई, देख के ही पता चल रहा है, देखो कितना चौड़ा बिल्डिंग है। The central structure consists of a hemispherical dome. Hemispherical dome मतलब अंडा, है ना?
The central structure consists of hemispherical dome with a relic chamber deep within, with a RELIC वाला relic chamber deep within. Chamber deep within. The dome symbolize, अब देखो ये सेक्शन से क्वेश्चन है. The dome symbolizes, इसका मीनिंग क्या होता है? डोम का मीनिंग क्या है? The dome symbolizes the dome of heaven. The dome symbolizes the dome of heaven enclosing the earth. Harmika represent the walled mountain. Harmika represent the walled mountain. Yashti symbolize the cosmic axis. Supported axis. हाँ, cosmic axis supported by a triple umbrella structure chhatra. Supported by a triple umbrella structure chhatra, which represents three jewels of Buddhism. Which represents three jewels of Buddhism. देखो, axis and supported a triple umbrella structure chhatra represent the three jewels of Buddhism. अब बुद्धिज्म के तीन नगीने किसे कहते हैं? ज्वेल्स किसे कहते हैं? पहला धर्म, दूसरा संघ और तीसरा क्या? बुद्धा खुद. तो थ्री ज्वेल्स में लिखो द बुद्धा, द धर्मा एंड द संघा. द बुद्धा, द धर्मा, द संघ. बुद्ध मतलब एक ज्ञानी व्यक्ति जिसने अपने जीवन के मतलब सभी दुखों को जान लिया है कहां से है. तो वो क्या करेगा? वो एक डॉक्ट्राइन, एक पाथ को फॉलो करेगा जिसे अपने जीवन में कभी क्या ना हो, दुख ना हो, और अपने जीवन के साथ जुड़े हुए किसी भी जीवन में दुख ना हो. वो जो पाथ फॉलो करते हैं उसको डॉक्ट्राइन बोलते हैं, जिसमें 8 फोल्ड पाथ है. झूठ नहीं बोलना, हिंसा मत फैलाओ, ये सब. उसके बाद जब उसने इस डॉक्ट्राइन को फॉलो किया तो इससे बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा. बहुत सारे लोगों की परेशानी खत्म होगी तो वो लोग उस बंदे के साथ जुड़ जाएंगे और उस बंदे का ये प्राइम रिस्पॉन्स, जब वो जुड़ जाएंगे, दिस इज कॉल्ड क्या? संघी का कम्युनिटी बन जाएगा एक. अब उस बुद्धा का काम क्या होगा? अपनी कम्युनिटी के लोगों को समझाना कि तुम ये फोल्ड पाथ अपनाओ. इससे तुमसे जुड़े हुए और 10 बंदों को फायदा होगा. वो तुम्हारी कम्युनिटी में जुड़ेगा. धीरे धीरे ये जो दुख दर्द या फिर ये फालतू चीजों में लोग पड़े रहते हैं उससे लोग बाहर निकल जाएंगे और मतलब मानव समाज का कल्याण होगा. तो थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धा. तुम्हारा रास्ता मतलब तुम लोग भी तो बुद्ध ही हो नहीं हो? हो नहीं हो? है नहीं है? तू है बुद्धा? नहीं है? नहीं है तू बुद्धा, तू हर्षा है. बुद्ध वो होता है जिसने अपने कामों पे कंट्रोल कर लिया है, चाहतों पे कंट्रोल कर लिया है. जिसका कोई चाहत नहीं है और जिसकी चाहत नहीं होती है उसको तकलीफें नहीं होती. अब तुम खुद पे डिसाइड कर लो तुम बुद्धा हो कि नहीं हो. ठीक है, एक बुद्धा अच्छा ऑफिसर बन सकता है. हम बुद्ध को भगवान मानते हैं बट क्या है, यही तो है. देखो कई बार तुम लोगों के मन में वो आता होगा ना, क्वेश्चन पुटअप होता होगा, जब रामचरितमानस जो है उसमें जो शिव जी है, शिव जी ने ही तो रामचरितमानस बोला था, तो उन्होंने बोला था कि विष्णु का कोई आकार नहीं है, निर्गुण है, जबकि हम राम की गुण की पूजा करते हैं.
तो इसका जवाब वाल्मीकि में दिया था, जब भक्ति में इतनी ताकत होती है कि निर्गुण को सगुण बना दे। मतलब क्या हो गया, जब आपकी एनर्जी कॉस्मिक हो जाती है, देन यू कैन ट्रांसफर योर एनर्जी टू एनी थिंग्स। तो जो कॉस्मिक एनर्जी है वो मानव शरीर के अंदर आया था राम के रूप में, वही चीज हम बुद्ध के लिए भी कह सकते हैं, एज अ कॉस्मिक सोल, है ना। तो उनका सोल ट्रांसमिट हुआ था इंसानों में, तो सगुन हो गए। ठीक है। अब उन्होंने किसके लिए काम किया, इंसानों के लिए काम किया, तो इंसानों के लिए मार्ग निकाला। और इंसानों के जो मार्ग निकाला उसमें बोला है कि इंसान तभी सुखी हो सकता है जब वो अपने चाहतों पे कंट्रोल कर ले। आज हम चाहते ही नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, तुम लोग ऐसा मेरा मजाक उड़ाते रहते हो, मैं भी तुम लोगों के साथ पार्टिसिपेट कर देती हूँ कि मेरा रथ है वो, मुझे चाहिए। अच्छा, मैं अगर लेट अस कंसीडर, मुझे बहुत अच्छी बाइक चाहिए या मुझे बहुत अच्छी स्कूटर चाहिए, तो मेरा दिमाग हमेशा स्कूटर स्कूटर में रहेगा, है ना। और अब मुझे जो मैं चला रही हूँ 2003 का मॉडल, उसको चलाने में मुझे शर्म आएगी, आएगी, उसमें मुझे तकलीफ भी होगी कि गड्ढे हैं, मुझे कमर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, होगा। लेकिन आज देखो मेरी चाहत ही नहीं है उस चीज की, चाहत नहीं है इसलिए मुझे इसमें भी कंफर्टेबल है। चाहत पे काम करने से क्या होगा, इंसान कभी दुखी नहीं रहेगा। बुद्ध ने भी यही बोला था, डिटैचमेंट ऑफ लाइफ। हर कोई मरेगा, सबको पता है हर कोई मरेगा, तो मरने वाले व्यक्ति के लिए तेसुएं बहा बहा के रोने का कोई अर्थ नहीं है। कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, लेकिन उसकी जो आत्मा है कभी नहीं मरेगा। तो बुद्ध ने बोला था इंसान को एजुकेटेड होना चाहिए, और जो एजुकेटेड इंसान होता है उसी को बुद्ध कहा जाता है। मतलब बुद्ध का मतलब होता है नॉलेज। अब आपने नॉलेज गेन किया, उससे आप क्या करोगे, धर्म करोगे। धर्म मतलब इंसानों की भलाई करोगे। जब इंसान की भलाई करोगे, बहुत सारे इंसान तुम्हारे जीवन में जुड़ जाएंगे, तो डॉक्ट्राइन होंगे, तो 3 ज्वेल्स हो गए। और जब तुमने एक डॉक्ट्राइन एस्टेब्लिश कर लिया, तो उस डॉक्ट्राइन से कई गुना मतलब इंटीग्रेशन में आप लोगों की भलाई कर सकते। आ गया समझ में। तो यही है, आप लिखेंगे मेधी एनक्लोजेस बाय अ रेलिंग। मेधी आपको दिख रहा है, मेधी यहाँ एनक्लोजेस बाय रेलिंग, ये देखो रेलिंग, ये है ना रेलिंग। मेधी एनक्लोज्ड बाय अ रेलिंग सराउंड्स द डोम on which devotee सार्क्यूम एम्ब्यूलेट, इकट्ठा लिखना है, सार्क्यूम एम्ब्यूलेट मतलब क्या, प्रदक्षिण। हिंदी में हम कहते हैं प्रदक्षिण करना, जानते हो प्रदक्षिण करना, गोल गोल घूमना। सार्क्यूम लिखो, CRICUM, सार्क्यूम लिख लिया। एम्ब्यूलेट, AMBULATE, सार्क्यूम एम्ब्यूलेट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो ये छोटा सा दीवार दिख रहा है, इसको कहते हैं वेदिका। देखो नीचे नीचे का वेदिका दिख रहा है, आपने बनाया है वेदिका, बनाया नहीं बनाया वेदिका। नीचे का जो दीवार है, देखो आपका एम्बुलेटरी पैसेज गेट के नीचे जो वो बेस बनाए उसको वेदिका लिख लो, नीचे वाला, हाँ वो है वेदिका। द एंटायर स्ट्रक्चर, the entire Medika is enclosed by a low wall. The entire Medika is enclosed by a low wall called Vedika. Low wall Vedika. अब तोरण तो पता ही है, एंट्री गेट है ना, उसमें से एक ही एंट्री गेट खुला हुआ है, बाकी सब अंदर से बंद है। लिखोगे तोरण is made up of, each तोरण लिख लेना, each तोरण is made up of 2 squared posts, 2 squared post
टॉप्ड बाय कैपिटल ऑफ, क्या लिखा, स्क्वायर्ड पोस्ट टॉप्ड बाय, उसके ऊपर टॉप्ड बाय कैपिटल्स, स्लैब मतलब स्टोन स्लैब पड़ा हुआ है, देखो, टॉप्ड बाय कैपिटल्स ऑफ स्कल्पचर्ड एनिमल्स, topped by sculptured animals or dwarfs, DWARFS, dwarfs. These animals represent the events of the Jatak stories. These animals represent the events of the Jatak stories. अब जातक क्या है? बुद्ध की प्रीवियस लाइफ, गौतम बुद्ध बनने से पहले के लाइफ के जो हम लोग साधु कथाएं पढ़ते हैं, उनको जातक की कथाएं कहा जाता है, ठीक है। और जो हमारे हिंदू धर्म के ऐसे हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पंचतंत्र की कथा। बचपन में हमने पंचतंत्र की कथाओं में ये पढ़ा है ना, एक सियार था, वो गांव में घुसा था, मतलब अति लालच खराब है, ऐसे करके एक हेडिंग भी होता है कि वो सियार घुसा था गांव में, गांव वालों ने मारा, ऐसे मुझे याद तो नहीं है, पर ऐसे बहुत सारी कहानियां हमने पढ़ी है। एक वो जातक कथा में है एक थ्रस्टी क्रो की कहानी। तो ये जो कहानियां हैं, अगर बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है तो जातक कथा है, और अगर हिंदू मतलब लिटरेचर से जुड़ा हुआ है तो वो पंचतंत्र की कथा है, ठीक है। हाँ, द मोस्ट नोटेबल, सबसे सुंदर गेटवे कौन सा है? द मोस्ट नोटेबल स्टूपा is at Bidisha, where on the stupa ivory work had done. आइवरी का वर्क करा गया है उसमें, वर्क हैड डन। अच्छा, 12वीं शताब्दी के बाद जब मुसलमानों का राज हुआ, सांची स्तूपा बिल्कुल अबांडन हो गया, मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगेन 1818 में जनरल हेनरी टेलर ने इस साइट को खोज के निकाला, और उन्होंने जब खोजा तो उन्होंने देखा कि ये तो मतलब ऐसी एक सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चला है जो बियॉन्ड द मतलब उसमें है, एक्सप्रेशन में है। और फिर उन्होंने 1881 से लेकर 1919 तक जॉन मार्शल और आपके जनरल हेनरी टेलर ने अपने हाथ से कुछ वर्कर, इंडियन वर्कर के सहायता से छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट लेके ये पूरी खुदाई करके निकाली, ठीक है। ये एक फैक्ट में लिख लोगे। सांची वॉज अबैंडन्ड आफ्टर 12th सेंचुरी बीसी, नहीं सीई, बीसी तो बहुत पुराना हो जाएगा फिर। Sanchi was abandoned after 12th century CE. In 1818, British general, in 1818, British general Henry Taylor came upon the site. Came upon the site. The restoration work began. Came upon the site हो गया. The restoration work began in 1881 and completed in 1919.
The restoration work started in 1881 and completed in 1919 under the supervision of John Marshall. Under the supervision of John Marshall, Director General of Indian Archaeological Survey. Director General of Indian Archaeological Survey. It became UNESCO World Heritage Site in 1989. It became UNESCO's World Heritage Site. UNESCO's World Heritage Site in 1989. ये हो गया आपका, जितने क्वेश्चन थे पढ़ पढ़ के सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने। ठीक है, ये हो गया आपका स्टूपा। अब आते हैं हम लोग उस समय के पॉपुलर आर्ट पे। उस समय पे रॉयल पैट्रोनेज मतलब अशोका के उसमें कई सारे केव आर्किटेक्चर किए गए, गुफाओं को अंदर से खोद खाद के सुंदर घड़े बनाए गए हैं, स्कल्पचर बनाए गए हैं, पॉटरी बनाई गई है। तो उसमें अब हम लोग लिखेंगे केव आर्किटेक्चर, मौर्यन टाइम के केव आर्किटेक्चर। केव आर्किटेक्चर में हम सबसे पहले बराबर, कल इसका इमेज देखेंगे, बराबर केव का आर्किटेक्चर देख लेते हैं। अब बराबर केव कहाँ है? इसके अंदर गुफाओं में बुद्ध के मॉन्क रहते थे। जब अशोका को पता चला बराबर की पहाड़ियों में मतलब जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे, तो उन्होंने बाद में लेटर पीरियड में उसको मतलब अंदर से पूरा कार्व करके उनके अच्छे अच्छे रूम बनाए, उसको सुरक्षित किया। ठीक है, तो ये आपके सबसे पहला आ जाएगा। दो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय के, एक हो गया बराबर केव और एक हो गया नासिक केव। ठीक है, नासिक केव को पांडव लेनी भी कहा जाता है। इनके क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो हम लोग देखेंगे केव आर्किटेक्चर। केव आर्किटेक्चर। अब इन केवों में कौन रहते थे? अर्लियर कौन रहते थे? जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क लिव्ड देयर। ठीक है, जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क लिव्ड देयर। कब बनाया गया इसको? 3rd सेंचुरी में, बीसी में। मौर्यन पीरियड 3rd सेंचुरी बीसी, 256 257 वो समय काल था, तो इसको क्या बोलते हैं? 3rd सेंचुरी बीसी। ठीक है, तो ये कब बनाया गया था? 3rd सेंचुरी बीसी में। मेन एग्जाम्पल इसका क्या है? बराबर केव, बराबर, बराबर केव, और दूसरा केव का नाम है नासिक केव। नासिक केव। नासिक केव को क्या बोलते हैं? पांडव लेनी। इसका दूसरा नाम है पांडव लेनी। नासिक केव का दूसरा नाम है। और जो ये अंदर कमरे बनाए गए, अंदर क्या बनाया गया? बुद्धिस्ट मॉन्क जहां रहते थे उनके लिए, या जो जैन मॉन्क रहते थे उनके लिए कमरे बनाए गए ना, रूम्स वो बिल्ट फॉर देम। मतलब उस समय पे तो नहीं रहते थे, बहुत पहले रहते थे, बट उसको प्रिजर्व करने के लिए रूम्स टाइप का बनाया गया। उन रूम्स को क्या कहा गया? बिहार। बुद्ध विहार बोलते हैं ना हम, वही है बिहार। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? रूम्स which were used by Jain and Buddhist monks reconstructed
by Mauryan ruler and named it as बिहार। बुद्ध विहार बोलेंगे आप, समझ में आएगा? जो वो मेहरून कलर के फ्रॉक टाइप के पहन के जो मॉन्क दिखाई देता है, वो जिन कमरों में रहते हैं उसको बुद्ध विहार कहते हैं। अब बुद्ध विहार समझ में आ जाएगा ना? ठीक है, नेम्ड एज विहार। इसका सबसे जो मतलब वो है ना, इनिशियली बुद्ध, और अगर तुमसे पूछे बुद्ध और क्या जैन लोग ही केव में रहते थे? नहीं, आजीविकाओं के मंक भी रहते थे, इससे बहुत पहले हैं। आजीविका हिंदुओं की एक कम्युनिटी है, बहुत कट्टर हिंदूवादी। आज तो आजीविका को लिंगायत में चेंज हो चुके हैं। आजीविका सेक्ट जो है आज लिंगायत बन चुके हैं, मतलब शिव जी के एकदम कट्टर वाले भक्त है, वो लिंगायत कम्युनिटी कहते हैं। तो वो उनका कुछ रिचुअलिज्म पुराने आजीविकाओं के साथ एक जैसा देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछे क्या केवल बुद्ध या फिर जैन मॉन्क ही रहते थे? आर्लियर आर्लियर इन गुफाओं में आर्लियर आजीविका संत ऑल्सो लिव्ड हियर। आजीविका संत ऑल्सो लिव्ड हियर। अब इन्होंने क्या किया? मौर्यन रूलर ने इसको कार्विंग की, ठीक है, पॉलिशिंग की, उनकी फर्शें बनाई एंड डेकोरेट किया। इनमें मतलब इन गुफाओं में उन्होंने क्या क्या किया? सबसे पहले लिखोगे कार्विंग। कार्विंग नहीं, ऐसा पहले डेकोरेशन लिख लेंगे। डेकोरेशन में क्या क्या किया उन्होंने? डेकोरेशन में क्या क्या किया पहले लिखेंगे। कार्विंग किया उन्होंने, कार्विंग। फिर क्या किया? पॉलिशिंग। फिर क्या किया? कार्विंग, पॉलिशिंग, एंट्री गेट, एंट्री गेट कंस्ट्रक्शन। अब जो कार्विंग में किया वो क्या किया? आइदर अगर जैन जैन गुफा है तो जैन महावीर जैन या उनके संतों के जीवन से रिलेटेड कहानियां कार्विंग की गई, और अगर बुद्ध की है तो बुद्धिस्ट जातक कथाएं लिखी गई है। जो आपको गुफाओं की दीवारों में कार्विंग देखेगी वो जातक कथा या फिर जैन के महावीर जैन या उनके ऋषभनाथ पार्श्वनाथ के जीवन की जो कथाएं हैं वो कार्विंग की गई है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें पूछा था बराबर, बराबर केव कहाँ का है? नासिक का तो पता चल गया होगा। बराबर केव कहाँ का है? बुद्ध से जुड़ा हुआ है, तो आइडर ईस्ट यूपी होगा। तीन ही ऑप्शन हो सकता है। बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है, बुद्ध ने कहाँ धर्म प्रचार किया? या तो बिहार या ईस्ट यूपी या नेपाल। आप बताओ कहाँ का हो सकता है? बिहार का। एक पॉइंट में लिखेंगे बराबर एन नागार्जुनी केव इन बिहार। बराबर एंड नागार्जुनी, Nagarjuni cave in Bihar were formed by Ashoka and his grandson Dashrath. Ashoka and his grandson Dashrath. ये क्वेश्चन आ रखा है, कौन सा? नागार्जुनी केव इनमें से कौन से राजा ने बनाया है? उत्तराखंड पीसीएस के प्री के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको हिस्ट्री के पोर्शन में कभी नहीं पढ़ाते हैं, ये आता ही नहीं है हिस्ट्री के पोर्शन में। ये तो हमेशा आर्ट एंड कल्चर की प्री की क्वेश्चन ही बैक टू बैक दिख रहा है ना अभी। अब जब आप पेपर खोलोगे ना आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट होने के बाद, आपको लगेगा अरे वाह हिस्ट्री के बहुत क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, क्योंकि वो सारे के सारे आपके यहीं से कवर हो जाएगा। उसके बाद लिखो जरा नासिक केव, हेडिंग डालो। इट इज अ ग्रुप ऑफ 24 बुद्धिस्ट केव। नासिक केव, इसकी पिक्चर्स वगैरह आप कल देखेंगे, टाइम नहीं है, पहले लिखा लेती हूँ। इट इज अ ग्रुप ऑफ 24 बुद्धिस्ट केव इन महाराष्ट्र।
It is a group of 24 caves in Maharashtra. They were carved between 1st to 3rd century AD. First to 3rd century AD and belong to Hinyan period. ऐसे भी पूछा जा सकता है ना कि नासिक की जो वो है वो कौन सी बुद्धिस्ट सेक्ट से जुड़े हुए हैं। नासिक के बुद्धिस्ट केव जो है कौन से, हिनयान। उसके बाद अगर आपको अफगानिस्तान के केव पूछे तो वो महायान, और अगर आप लद्दाख की केव पूछे तो ब्रजयान। ये सेक्ट भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने साथ में लिखा है ये हिनयान सेक्ट का है, मतलब गौतम बुद्ध की लाइफ से जुड़ा हुआ है। लिखेंगे इट इज अ ग्रुप ऑफ 24 केव्स, है ना। They were carved between 1st to 3rd century AD and belong to Hinyan period. However, later the influence of Mahayan sect. However, later the influence of Mahayan sect also seen in some of the cave. कैसे? अब अगर तुमसे पूछे कि हिनयान का तो समझ में आ रहा था, गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जातक कथाएं कार्विंग की गई थी। हिनयान में तो गौतम बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनाई गई थी, उसकी बाल्यकाल की कहानियां या उन्होंने जो भी मतलब उपदेश दिया है वो लिखा गया था। तो फिर महायान कैसे हुआ, कैसे पता चलेगा? कुछ केव में गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई है, और हिनयान मतलब जो गौतम बुद्ध का थॉट था वो क्या कहते थे कि भगवान है कि नहीं है पता नहीं है, भगवान मैंने देखा नहीं है। तो फिर उनके लिए वो जो मैसेज था वही एक मतलब इंस्पिरेशन था, उसी मैसेज को फॉलो करते थे लोग, पूजा पाठ नहीं करते थे। उसके बाद लेटर पीरियड में 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी में जब हिंदुइज्म फिर से ग्रो कर गया आदि शंकराचार्य के हाथों में, ठीक है, कर्नाटका के रहने वाले आदि शंकराचार्य ने हिंदुइज्म बहुत नीचे चला गया था उसको रिवाइव किया था। तो क्या हुआ, जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको भी इसकी इन्फ्लुएंस आने लगी, उन्होंने भी अपने मन से गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने लगे और गौतम बुद्ध को अपना इंस्पिरेशन मानते हुए उनकी प्रतिमा आगे रखते थे, उनकी बातों को ही फॉलो करते थे। लेकिन क्योंकि उनकी प्रतिमा आगे रखा, उनकी इमेज बनाई और उनके सामने सर झुकाते थे, तो ये सेक्ट को क्या कहा जाता है, महायान। पूजा पाठ नहीं होता था। आज जो आपको मतलब उत्तराखंड में या हिमाचल में दिखते हैं ना जितने बुद्धिस्ट, वो सब महायानी हैं, ठीक है। भारत में महायानी का दबदबा ज्यादा है, वो गौतम बुद्ध की प्रतिमा को पूजा करते हैं और हर जगह गौतम बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई होती, ठीक है। तो ये हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस था इन पे, ठीक है। तो महायानी भी देखने को मिला। लिखेंगे अंडर हिनयान सेक्ट बुद्धास प्रेजेंस अंडर हिनयानी सेक्ट। अब आपको कोई दीवार देख के पता चल जाएगा कि ये महायानी दीवार है कि हिनयानी। कैसे? अंडर हिनयान सेक्ट बुद्धास प्रेजेंट, बुद्धा एपोस्ट्रोफी लगाना, बुद्धास प्रेजेंस इज इंडिकेटेड, बुद्धास प्रेजेंस इज इंडिकेटेड through the use of motifs, through the use of motifs लिख के दे रही हूं, MOTIFS, चिन्ह मतलब motifs, through the use of motifs and symbols like motifs and symbols like throne, क्राउन को बना दिया, क्राउन बना दिया मतलब वो बुद्धा है, या फिर और फुटप्रिंट, बुद्धा की पूरी बॉडी नहीं बनाते थे, कहीं पे दो पैर ऐसे, जैसे ये लक्ष्मी माता का पैर नीचे पड़ा है तो हम सोचते हैं इसके ऊपर चलता नहीं है ना कोई, कि तुम लोग चल के चले जाते हो, नहीं चलते हैं, हम सोचते हैं ये लक्ष्मी माँ के। ऐसे ही गौतम बुद्ध को बताने के लिए, दिखाने के लिए इमेज नहीं बनाया गया उनका, उनका फुटप्रिंट बना दिया, उनकी
सर में एक अलग सा मुकुट रख दिया, ठीक है, तो इट इज द प्रेजेंस ऑफ गौतम बुद्ध। लेकिन इन महायान सेक्ट द आइडल्स ऑफ बुद्धा वर कार्व्ड। इन महायान सेक्ट द आइडल्स ऑफ बुद्धा were carved। कार्व्ड। अब इनमें अंदर अभी टपकेश्वर मंदिर कौन कौन गया है, या कोई गुफाओं के मंदिर कौन कौन गया है जो गुफा के अंदर हो मंदिर? वैष्णो देवी। उन मंदिरों में जब आप अंदर चलते हो पानी की टपके गिरते हैं, ऐसा ना हो उसके लिए हाईली साइंटिफिक तरीके का यूज किया गया है। बाहर वाटर रिजर्वर बना दिया गया है, मतलब उस गुफा के बाहर ही पानी को रिसा के कहीं से निकाल के बाहर बाहर ही पानी निकाल दिया गया है कि बिहारों के अंदर क्या ना आए, पानी ना आए। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो, द साइट ऑल्सो डेपिक्स एन एक्सेलेंट, द साइट ऑल्सो डेपिक्ट एन एक्सेलेंट सिस्टम ऑफ water management, excellent system of water management indicated through the presence of indicated through the presence of water tank carved out of solid rocks, water tank carved out of solid rocks। अब कल हम लोग पढ़ेंगे स्कल्पचर एंड पॉटरी, और इसी के साथ हमारा मौर्यन आर्किटेक्चर खत्म हो जाएगा। उसके बाद पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर, मतलब हम लोग पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर में किसके पोस्ट मौर्यन में क्या आएगा पता है? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट सुना है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, सबसे पहला गौतम बुद्ध का प्रतिमा किसने बनाई थी? ये वो वाले राजा थे जैसे कनिष्क, और तुमने राजाओं के नाम सुना होगा, खारबेला। ठीक है, ये पोस्ट मौर्यन, मतलब गुप्ता नहीं आया है। मौर्यन और गुप्ता के बीच में जो क्षेत्रीय राजा थे उनके समय काल में जो हमारी मतलब आर्किटेक्चर किस रूप में गया, तब तो गौतम बुद्ध को ऐसे करके बना दिया गया ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। ठीक है, अच्छा, गौतम बुद्ध के समय काल में गौतम बुद्ध की प्रतिमा नहीं थी, लेकिन ऐसे ऐसे करके, ऐसे यक्ष यक्षिणी ऐसे करके खड़े रहते थे। देखा नहीं है? ऐसे ऐसे एक एक मेल का फिगर यहाँ पर लगा दो और ऐसे फीमेल ऐसे करके खड़ी रहती थी। वो होते हैं स्कल्पचर, पॉटरी, जो हमको देखने को मिलता है। हमने हड़प्पा का देख लिया। अच्छा, क्या बोल, बहुत हंस रहा है इंस्टाग्राम में। अच्छा, वो नहीं पता मुझे। ऐसे ना पुराने वाले मंदिरों में जाओगे, मंदिर नहीं, जैसे आप एलिफेंटा केव वगैरह में चले जाओगे, या फिर आप दिल्ली के म्यूजियम में चले जाओ, ऐसे ना एक लड़का फिगर, एक लड़की फिगर, ऐसे तथैया तथैया हो ऐसे खड़े रहते हैं ऐसे करके, और उनका ऐसा तथैया वाला ड्रेस भी होता है, ऐसे मतलब समझ पा रहे हो ना, ऐसा धोती टाइप्स ड्रेस होता है, बहुत सुंदर से लगते हैं, ऐसा मुकुट मुकुट पहन। दिस इज कॉल्ड यक्ष यक्षिकाएं। ठीक है, यक्ष यक्षिकाएं रोमांटिक मूड में खड़े। ठीक है, हाँ, नॉर्मली रोमांटिक होते थे। ठीक है, तो वो बुद्ध पीरियड के, मतलब आपके मौर्यन पीरियड के आर्किटेक्चर है। उसके बाद क्या हुआ, लेटर मौर्यन में यक्ष यक्षिकाएं गायब हो गए, मतलब वो अब तथैया तथैया नहीं करते थे। तो फिर स्कल्पचर में क्या आया? स्कल्पचर में सिर्फ भगवानों के स्कल्पचर आए। लेटर पीरियड में फिर भगवानों का बोलबाला आया। पहले गौतम बुद्ध का ऐसे करके बैठ जाते थे, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ऐसे करके बैठ जाते थे, ऐसे पीछे हेलो सा होता था जो हम लोग आजकल गार्डन में लगा देते हैं, मजा आता है ना, वो स्कल्पचर। उसके लेटर पीरियड में क्या हो गया, लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ। कब? जब गुप्ता आ गए। गुप्ताओं ने बोला नहीं, चलो पैसा चाहिए, विष्णु लक्ष्मी, विष्णु ऐसे खड़ा रहता था। ठीक है, सुदर्शन चक्र घुमा, अच्छा ऐसा नहीं होता है, विष्णु ऐसे खड़ा रहता था, सुदर्शन, ये वाली स्कल्पचर आई, वो जो हमें लक्ष्मी की मूर्तियां देखने को मिलते हैं।
लेटर गुप्ता पीरियड में हनुमान जी आ गए ऐसे करके, मैं कहा हूं, कह लक्ष्मी विष्णु सब है, मैं वेयर इज हनुमान? तो हनुमान जी, गणेश जी का स्कल्पचर आ गया। ठीक है, ये लेटर पीरियड में वो हुआ। तो वो सबसे पहले हड़प्पा के टाइम पे आपने देखा रॉ स्ट्रक्चर होता था, है ना। उसके बाद हमने देखा अभी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कार्विंग आ गया है। ठीक है, लोग अपनी इमोशन को शो करना शुरू करते हैं, इमोशन के बाद फिर लोग डिवोशन में चले जाते हैं। जीवन यही तो है, छोटा बच्चा है, उसको कोई भी चीज दोगे तोड़ेगा। ऐसे ही सिविलाइजेशन जब छोटा होता है तो उसकी जो स्कल्पचर होती है वो रॉ होता है, उनको बहुत अच्छा नहीं बनाना था। फिर जब सिविलाइजेशन ग्रो होता है, जवान होता है, तुम्हारे मन में तथैया वाली, तथैया तथैया वाली ऐसे फीलिंग आती है, तो ऐसे वाली पोजेस तुम ही दोगे ना। मैं तो चाह के भी नहीं दे सकती, मेरे को आता ही नहीं है, लेकिन तुमको बोल दो ना दो तथैया पोज दो, ए मस्त एकदम पोज आ जाएगा। क्योंकि ये वो पीरियड है जब तुम्हारा ग्रोइंग स्टेज है। तो उसी तरीके से जब कोई चीज ग्रो होता है, सिविलाइजेशन ग्रो होता है, तो वो क्या होता है, फ्लोरिश होता है, सुंदर होता है। तो इस फेज में बड़े सुंदर सुंदर आपको यक्ष यक्षिकाओं की मूर्तियां मिलेगी। उसके बाद जब इंसान बुढ़ा होता है तो भगवान के शरणों में चला जाता है। ऐसे ही सिविलाइजेशन जब मैच्योर स्टेट में आता है तो वो क्या होता है, डिवोशन में चला जाता है। उसका फेज हमें देखने को मिलता है लेटर मॉडर्न पीरियड में। जब क्या होता है, आपकी गौतम बुद्ध की प्रतिमा, आपको विष्णु की प्रतिमा, आपको लक्ष्मी की प्रतिमा, और उसके बाद आता है कट्टरता, जहां हमें अपने धर्म को बचाने के लिए हथियार भी उठाना पड़े तो हम उठाएंगे अपने, क्योंकि हमारा वेल ग्रो सिविलाइजेशन है। उसमें अगर कोई आप विदेशी इन्फ्लुएंस करेंगे, वी कैन नॉट टॉलरेट, हम टॉलरेट नहीं कर सकते अब, क्योंकि हमारा ग्रो हो चुका है उस समय तक सिविलाइजेशन। तो रक्षक के रूप में कौन आया, वो फिगर्स आए जिसको हम कहते हैं रक्षक है। कौन, हनुमान जी। ठीक है, हनुमान जी के साथ साथ रक्षक के फॉर्म में आए गणेशा, है ना। और फिर और अल्टीमेटली जब बहुत ज्यादा मिक्सिंग हो जाता है, कोई भी चीज बहुत घोल बना दिया, तो उसको फिर शिव जी ही सही कर सकते हैं। तो इस फेज में देखो शिव जी का क्रेज फिर से आ गया, मॉडर्न पीरियड में फिर से शिव जी अपने क्रेज में आ गया। इसीलिए तो कहते हैं ना, वही क्रिएटर है वही डिस्ट्रॉयर है। इनिशियली भी शिव जी ही था, मोटा शिव जी देखा था हमने, कैसे मोटू सा गोलू मोलू सा शिव जी बैठा हुआ था हड़प्पा में, और आज भी फिर शिव जी वापस आ गया समझ में। तो इस तरीके से स्कल्पचर और आर्किटेक्चर भी आप अपने जीवन से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि बनाने वाले हम ही हैं। आ गया समझ में। कल हम लोग पढ़ेंगे स्कल्पचर।